स्टूडेंट्स, आज हमारी केमिस्ट्री की सातवीं क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं। सॉल्यूशन टॉपिक अपना चल रहा है। सिक्स्थ टॉपिक के अंदर हमने हेनरी नियम पढ़ा था। हेनरी नियम क्या था कि गैसों की विलेयता पर दाब के प्रभाव को एक्सप्लेन करता है। हेनरी नियम कैसे करता है, तो उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी द्रव के अंदर ये द्रव है और उसमें हमें गैस को डिजॉल्व करना है, घोलना है, किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। तो लिक्विड के अंदर गैस को डिजॉल्व करने के लिए हम गैस का प्रेशर जितना अधिक बढ़ाएंगे, इस द्रव में इस गैस की सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। यानी स्टेटमेंट हेनरी का ये था, जो मैंने पिछली बार आपको लिखा दिया था, वो ये था कि विलियन में अगर गैस की विलेयता को मोल फ्रैक्शन के रूप में डिनोट किया जाए, यानी विलियन में गैस की सांद्रता को मोल फ्रैक्शन x के द्वारा बताया जाए, तो विलियन पर के ऊपर आरोपित दाब या गैस का आंशिक दाब प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के। मतलब स्टेटमेंट के तौर पर यूं कह सकते हैं कि विलियन में गैस का मोल फ्रैक्शन गैस के ऊपर आरोपित दाब के सीधे समानुपाती होता है। या फिर दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि गैस के ऊपर लगाया गया गैस का आंशिक दाब उस विलियन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। जैसे जैसे आंशिक दाब में वृद्धि की जाती है, वैसे वैसे विलियन में गैस का सांद्रता बढ़ेगी या गैस की का मोल फ्रैक्शन, सांद्रता को बताने की टर्म है मोल फ्रैक्शन, तो गैस का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। अब इसको ग्राफीय रूप से कैसे बताएं? तो ग्राफीय रूप से बताने के लिए ग्राफीय निरूपण किसका? हेनरी नियम का। जैसे मान लो एग्जाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है और इस जगह से क्वेश्चन टेस्ट में, अर्धवार्षिक में या फिर वार्षिक में, एग्जाम में 2021 में डेफिनेटली बनने वाला है कि हेनरी नियम का स्टेटमेंट क्या है, हेनरी नियम का कथन दीजिए या हेनरी नियम को बताइए। तो आप शब्दों में तो कैसे बोलोगे? शब्दों में बोलोगे गैस के ऊपर आरोपित दाब के विलियन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए हम एक स्थिरांक काम में लिए थे KH, जिसे हम बोलते हैं हेनरी स्थिरांक। और ये आपका नियम हो गया, ये आपने उसको मैथमेटिकली फॉर्म में भी बता दिया। अब आप इसे ग्राफीय फॉर्म में भी बताएं। यदि हम गैस के दाब को y एक्सिस पे लें, यह है गैस का आंशिक दाब, और x एक्सिस पर हम किसको लें? विलियन में मोल अंश को लें, गैस के मोल फ्रैक्शन को या मोल अंश को। ठीक है, मोल अंश को बताएं। तो गैस के दाब और विलियन में गैस के मोल अंश के बिटवीन या वर्सेस ग्राफ प्लॉट किया जाए, तो यह एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। यानी दाब जब कम है तो मोल अंश कम है, दाब में और वृद्धि की, मोल अंश और बढ़ गया, दाब में और वृद्धि की, मोल अंश और बढ़ गया, और वृद्धि की और बढ़ गया। तो इस तरह से ये ग्राफ हमें एक बिल्कुल सीधी रेखा प्राप्त होता है, जो कि स्पष्ट करता है कि दाब में वृद्धि के साथ विलियन में गैस का मोल अंश एक सरल रेखीय रूप से बढ़ता जाता है। तो ये हेनरी नियम को हमने देखिए हिंदी में भी लिख लिया, इसको हमने मैथमेटिकली फॉर्म में भी लिख लिया और इसको हमने
ग्राफीय रूप से भी रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, या ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन आता है तो कौन सा संबंध हेनरी नियम को बताता है, तो ये संबंध आपको हेनरी नियम को बताता है। यहाँ के एच क्या है, तो के एच एक हेनरी स्थिरांक है। लिख लेते हैं हम यहाँ के एच हेनरी स्थिरांक है। के एच क्या हो गया भाई, हेनरी स्थिरांक हो गया। क्लियर। अब इस हेनरी स्थिरांक की सार्थकता, एक बार क्वेश्चन ये भी आएगा कि हेनरी नियम स्थिरांक की सार्थकता बताओ या निर्भरता बताओ, तो के एच हेनरी स्थिरांक की निर्भरता, के एच की निर्भरता तो पहला तो या सीधे लो, के एच का मान गैस की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। ताप में वृद्धि करोगे तो के एच का मान कम होगा और जिससे विलेयता भी कम होगी। यानी उच्च ताप पर गैस के लिए के एच का मान कम होता है जिससे विलेयता भी कम होती है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हमने संबंध पढ़ा था P बराबर के एच इंटू एक्स। अगर हम के एच को देखें तो के एच क्या आएगा, P अपॉन एक्स। अगर दाब को हम कांस्टेंट कर दें, इसको हम क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, नियत, तो नियत दाब पर जिस गैस के लिए के एच का मान अधिक होगा उसकी विलेयता कम होगी। यही के एच की भौतिक सार्थकता है। तो के एच की भौतिक सार्थकता क्या है, भौतिक सार्थकता से मतलब है क्या ये सही है क्या, तो विभिन्न गैसों के लिए एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जिन गैसों के लिए के एच का मान अधिक होता है वो द्रव विलयन के अंदर कम घुलती हैं, मतलब उनका मोल फ्रैक्शन कम होता है। तो एक बिल्कुल सही सटीक पाया भी गया। इसके लिए एक एनसीईआरटी में टेबल भी बताई गई है। तो ये यहाँ से भौतिक सार्थकता यानी प्रमाणिक हो जाता है, हेनरी नियम प्रमाणिक हो जाता है कि जिन गैसों की विलयन में सांद्रता कम होती है, मोल फ्रैक्शन कम होता है, उन गैसों के लिए हेनरी स्थिरांक का मान अधिक पाया गया। क्योंकि हेनरी स्थिरांक का के एच का मान किस पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है। तो बिल्कुल अलग अलग गैसों के लिए के एच के मान अलग अलग होते हैं, और जब अलग अलग गैसों के लिए के एच के मान अलग होते हैं तो जिन गैसों के लिए हमने के एच का मान अधिक देखा तो हमने ये भी पाया, जैसे हीलियम, नाइट्रोजन आदि गैसों के लिए देखा गया है कि के एच के मान उच्च हैं, इसीलिए ये गैसें द्रव विलयन के अंदर कम घुलती हैं। लेकिन CO2, SO2, HCl, NH3 इन गैसों पर ऐसा देखा गया कि इनके लिए हेनरी स्थिरांक के मान कम है तो ये अधिक घुलती है। अब बात ये आती है कि हेनरी नियम की सीमाएं क्या है, तो हम उन पे भी देख लेते हैं। हेनरी नियम की सीमाएं, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि हेनरी नियम की सीमाएं यानी बाध्यता, कि भाई क्या सभी जगह पर हेनरी नियम एप्लीकेबल होता है क्या,
हर जगह पर हम ऐसा कर सकते हैं कि दाब को बढ़ाएं और ज़्यादा गैस को घोल लें बिलियन के अंदर? क्या ये पॉसिबल है क्या? तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हेनरी नियम हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है। कहाँ होता है हेनरी नियम और कहाँ नहीं होता है? एक बार क्वेश्चन आया था HCl तथा NH3, ये दो गैसें हैं जो द्रव में खूब घुलती हैं, तो इन पर हेनरी नियम लागू नहीं होता। क्वेश्चन ये था कि HCl और NH3 गैसों पर हेनरी नियम लागू नहीं होता है, समझाइए क्यों? तो इसका जवाब क्या आएगा? तो इसका जवाब आप पहली सीमा ही दे सकते हैं कि हेनरी नियम ऐसी गैसों पर ही लागू होता है जो विलायक के साथ कोई क्रिया नहीं करे या विलायक में अधिक घुलनशील नहीं हो। कम घुलनशील गैसों पर ही हेनरी नियम लागू होता है, क्योंकि जो कम घुलनशील है हम उन्हीं को तो दाब लगा के घोल सकते हैं। जो ऑलरेडी घुलनशील है, जो ऑलरेडी खूब घुलती है, तो आप दाब बढ़ा के क्या कर लोगे? इसलिए अधिक घुलनशील गैस, अधिक घुलनशील या विलयशील भी बोला जा सकता है, घुलनशील गैसें जो कि विलायक के साथ क्रिया कर ले अथवा विलायक में आयनीकृत हो जाएं, उन पर हेनरी नियम लागू नहीं होता है। जैसे HCl गैस व NH3 गैस, इस पर हेनरी नियम लागू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कारण ठीक है, क्योंकि पहले हमने देखा था जब गैसों की प्रकृति पर मैंने बताया था कि HCl और NH3 गैसें विलायक में जाके आयनीकृत हो जाती है, समीकरण भी दी थी मैंने, तो वहां मैंने आपको ये क्लियर कर दिया था कि ये गैसें इसलिए अधिक घुलनशील होती है क्योंकि ये विलायक यानी जल में जाके आयनीकृत होती है, और ये चूंकि आयनीकृत होती है इसलिए अधिक घुलनशील होती है। अधिक घुलनशील होती है तो हम दाब बढ़ाकर इनकी घुलनशीलता को नहीं बढ़ा सकते, इसलिए इन पर हेनरी नियम लागू नहीं होता है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ कि या तो ये सीधा ही क्वेश्चन बनेगा कि हेनरी नियम की सीमा लिखो, सीमा बताओ, या फिर ये क्वेश्चन बनता है HCl और NH3 गैसों पर हेनरी नियम एप्लीकेबल नहीं है, लागू नहीं किया जा सकता है, क्यों? तो आप उसमें ये लॉजिक डाल दोगे क्योंकि ये विलायक से क्रिया कर लेते हैं या विलायक में आयनीकृत हो जाती है, इसलिए इन पर लागू नहीं होता है। दूसरी बात ये है कि आपने हेनरी नियम में पढ़ा क्या है? आपने हेनरी नियम में ये पढ़ा है कि दाब जितना अधिक लगाया जाएगा तो उतनी ही ज्यादा गैस द्रव के अंदर घुलेगी। बिल्कुल क्लियर है, घुलती है, ज्यादा घुलती है, लेकिन ये भी नहीं है कि आप ने तो एक सीमा तक ही ये काम होता है। आप दाब बढ़ाओगे, गैस का दाब बढ़ाओगे, ज्यादा गैस घुलती जाएगी, और बढ़ाया और घुलती जाएगी, लेकिन ये एक सीमा तक ही अधिक घुलेगी। ये नहीं है कि आपने दुनिया भर का दाब उस गैस पर आरोपित कर दिया और आप कह रहे अब गैस ज्यादा घुल जाए। तो एक सीमा तक ही हेनरी नियम एप्लीकेबल होता है, एक सीमा तक ही हम दाब को बढ़ाएं तो गैस की घुलनशीलता बढ़ती है। बहुत अधिक उच्च दाब पर भी हेनरी नियम एप्लीकेबल नहीं होता है। तो दाब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए। जहां तो आप स्टडी कर रहे हो वहां एक लोअर प्रेशर से थोड़ा हाई प्रेशर तक जाएंगे, गैस की घुलनशीलता बढ़ेगी, लेकिन ये प्रयोग अगर आप उच्च दाब पर करोगे तो हेनरी नियम लागू नहीं होगा। बहुत अधिक उच्च
दाब पर भी हेनरी नियम लागू नहीं होता है। तो ये एक आपको एक और ताप बहुत अधिक निम्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि निम्न ताप पर, बहुत अधिक निम्न ताप अगर होगा तो भी गैस उसमें स्वतः घुलेगी, क्योंकि उच्च ताप पर गैसों की घुलनशीलता कम होती है और निम्न ताप पर बढ़ती है। तो निम्न ताप पर भी दाब का प्रभाव दिखाई नहीं देगा। इसलिए तीसरी कंडीशन है कि ताप बहुत निम्न नहीं होना चाहिए, निम्न नहीं होना चाहिए। तो ये परिस्थितियां हैं। और ये एक बात और ध्यान रखें, चौथी बात जो मैं यहाँ लिख देता हूँ वो ये है कि गैस की आणविक अवस्था, गैसियस फेज और विलियन फेज में एक समान बनी रहनी चाहिए। ये नहीं है फिर वो यही जगह आ गई कि भाई HCl गैस विलियन में जाके आयनीकृत हो जाती है, तो इसलिए भी इस पर लागू नहीं होता। तो विलियन मतलब जो गैस की हम विलेयता देख रहे हैं द्रव के अंदर, उसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। गैस की भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी विलयन अवस्था और गैस अवस्था में एक जैसी भौतिक अवस्था होनी चाहिए, तभी हेनरी नियम एप्लीकेबल होगा, अन्यथा हेनरी नियम लागू नहीं होगा। क्लियर बात। तो हेनरी नियम में हमने क्या सीख लिया अब तक कि हेनरी नियम का स्टेटमेंट, हेनरी नियम का मैथमेटिकली फॉर्म, हेनरी नियम में हेनरी स्थिरांक के H की निर्भरता और हेनरी नियम का ग्राफीय निरूपण। उसके बाद हेनरी नियम कब लागू होता है, कब लागू नहीं होता है, ये हेनरी नियम की सीमा है। क्लियर, आपने नोट डाउन कर ली होगी। अब हम इसके आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं। अब है कि भाई इंडस्ट्री यानी औद्योगिक इकाइयों में और आपके बायोलॉजिकली सिस्टम, बायोलॉजिकल यानी लाइफ के अंदर या फिर इंडस्ट्री के अंदर ये नियम कैसे एप्लीकेबल है, जिसकी एप्लीकेशंस क्या है। जिन लोगों को ये नियम काम यूज लेना आ गया, उन लोगों ने फिर इससे औद्योगिक संयंत्र बना ली। आज इंडस्ट्रियां चल रही है इस नियम के कंसेप्ट पे। और बायोलॉजिकली जो सिस्टम है, हमारे दैनिक जीवन की जो क्रियाएं हैं, जीवन में शरीर में होने वाली बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जिनको हम इस नियम की हेल्प से समझ सकते हैं। तो वो एप्लीकेशंस क्या हैं, हेनरी नियम के अनुप्रयोग क्या हैं, हम उन पर भी नज़र डालते हैं। उसमें सबसे पहला एप्लीकेशन आप समझो इंडस्ट्रियल की CO2 गैस सॉफ्ट ड्रिंक में होती है। सॉफ्ट ड्रिंक यानी ठंडे पेय पदार्थ जो पेप्सी, कोका कोला ये वगैरह हम पीते हैं, इनमें क्या होता है, सॉफ्ट सोडा वाटर है, उसमें क्या होता है, उसमें होता है वो आप जो उसका 10 रुपये का एक गिलास मिलता है, एक्चुअल में उसके अंदर CO2 गैस ही तो घुली हुई होती है। और जो कोल्ड ड्रिंक है वो भी पानी है, पानी में CO2 घोल के आपको दे दिया जाता है। तो वो इंडस्ट्री को जब हेनरी नियम समझ में आया तो उन्होंने इसको यूज लिया कि CO2 को उस बोतल के अंदर घोलने के लिए क्या हो जाता है। तो पहला अनुप्रयोग अगर आपसे पूछा जाए हेनरी नियम का के अनुप्रयोग अब हम पढ़ने जा रहे हैं, हेनरी नियम के अनुप्रयोग। जिसमें पहला है
कि ठंडे पेय पदार्थों में यानी सोडा वाटर की बोतलों में CO2 को अधिक घोलने के लिए अधिक दाब पर उनको टाइट बंद किया जाता है। अब इसको लिखने की क्या जरूरत है, आप आराम से मैं बोल रहा हूं, आप सुनिए कि CO2 सोडा वाटर की बोतलों में हेनरी नियम ने ही ये सिखाया कंपनियों को कि अगर आपको कस्टमर को अधिक मजा देना है, अधिक मजा कब आता है, जब उसमें ज़्यादा CO2 हो, अच्छी डकार है, तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि आप CO2 गैस की विलेयता बोतल में बढ़ाएं। और विलेयता बढ़ाने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि आप उसको अधिक दाब पर टाइटली बंद करें। तो ये किसने सिखाया, एक्चुअल में ये हेनरी ने सिखाया कि दाब बढ़ाओगे तो गैस की विलेयता बढ़ेगी, और विलेयता बढ़ाने के लिए आपको ढक्कन को टाइट बंद करना चाहिए। तो ये एक अनुप्रयोग भाई हेनरी नियम से हमने क्या सीखा, हमारे जो इंडस्ट्री में काम आ सके बात, तो हमने ये सीखा कि सोडा वाटर की बोतल या ठंडे पेय पदार्थों की बोतलों में अधिक दाब लगाकर अधिक CO2 को घोला जा सकता है। दूसरी बात आपने देखा होगा कि एक समस्या होती है स्क्रू ड्राइवर मतलब समुद्री गोताखोर जब समुद्रों की गहराइयों में जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि हम समुद्र तल यानी ऊंचाई से जब गहराई में जाते हैं तो क्या महसूस किया जाता है कि प्रेशर बढ़ता है। ध्यान रखना, पहाड़ों की ऊंचाइयों पर जाने पर प्रेशर कम होता है, लेकिन गहराई में जाने पर प्रेशर बढ़ता है। और प्रेशर बढ़ता है, दाब बढ़ता है, तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि ब्लड के अंदर, हम नॉर्मल सतह पर रहते हैं तो ब्लड के अंदर हमारे ऑक्सीजन गैस की घुलनशीलता ब्लड में हालांकि कम है, और ब्लड में तो अधिक है, इसलिए ऑक्सीजन गैस तो आसानी से सतह पे भी घुल जाती है। बट कुछ हल्की गैसें जैसे हीलियम, नाइट्रोजन, ये गैसें हमारे समुद्री सतह पर नहीं घुलती है या कम घुलती, ठीक है, जो हमको कोई प्रभाव नहीं देती है। लेकिन जब हम समुद्र की गहराइयों में, समुद्री गोताखोर कहाँ जाते हैं, गहराइयों में जाते हैं, तो गहराइयों में जाने से क्या होता है, गहराई में जाने से प्रेशर बढ़ता है। ओके, प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, हमने हेनरी नियम पढ़ा है कि प्रेशर बढ़ेगा तो विलयन के अंदर गैस की सांद्रता बढ़ेगी, यानी मोल भिन्न बढ़ेगा। तो मोल भिन्न बढ़ेगा तो क्या होगा, यानी विलयन में जो गैसें हमारे ब्लड में नहीं घुलती है, जैसे नाइट्रोजन नहीं घुलती है, लेकिन अब नाइट्रोजन की मोल भिन्न भी हमारे ब्लड में बढ़ जाएगी। और गैसों की विलेयता अगर बढ़ जाएगी रक्त के अंदर, तो वो नाइट्रोजन एक जहरीला प्रभाव उत्पन्न करती है। अब होगा क्या कि पहले तो समुद्री गोताखोर समुद्र की गहराई में गया तो वातावरणीय गैसें जो वातावरण में अवेलेबल थी, वो गैसें ब्लड के अंदर अधिक दाब पर अधिक घुल गई। अब जब समुद्री गोताखोर पुनः सतह पर आता है, पुनः सतह पर आएगा तो क्या होगा, अधिक दाब पर जो नीचे जाने पर घुली हुई गैसें थी, वो अब दाब कम हो गया तो वापस निकलेंगी। और जब वो गैसें वापस निकलती हैं तो हम गोताखोर महसूस करता है कि जब गैसें निकलती हैं तो बुलबुलों की फॉर्म में निकलती हैं, और बुलबुलों की फॉर्म में जब गैसें निकलेंगे तो हमारी जो ब्लड कैपिलरी हैं, आपने रिफिल के अंदर भी देखा होगा, अगर एयर बबल फंस जाता है तो फिर वो रिफिल की जो शाई है वो एकदम से नीचे नहीं उतरती, शाई होने के बावजूद भी पेन चलना बंद कर देता है। ठीक उसी प्रकार से जब नाइट्रोजन गैस बुलबुलों की फॉर्म में ब्लड से बाहर निकलेंगी तो जो कैपिलरीज है, जो रक्त ब्लड को सप्लाई करती हैं, उनके अंदर बबल्स आ जाएंगे, एयर बबल फंस जाएंगे, और एयर बबल फंस जाएंगे तो ब्लड का सही सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति के अंदर शरीर के अंदर ऐंठन आ जाती है, और वो ऐंठन इतनी दर्दनाक होती है,
जिससे हो सकता है समुद्री गोताखोर की मृत्यु तक हो जाए। तो ये जानलेवा होता है और इस को मेडिकल लाइन में इस डिजीज को बोलते हैं बैंड। तो बैंड क्या है, कई बार क्वेश्चन आया है बैंड क्या है। तो बैंड समुद्री गोताखोर के द्वारा फेस की गई एक समस्या है जो नाइट्रोजन के जहरीलेपन के कारण उत्पन्न होती है। इसमें होता क्या है, इसके अंदर एयर बबल्स, कैपिलरियों के अंदर नाइट्रोजन के बबल्स फंस जाते हैं, जिससे शरीर में एक ऐंठन आ जाती है और उस दर्दनाक ऐंठन को पीड़ाकारी, अत्यंत पीड़ादायक होती है, उसी को ही बैंड कहते हैं। क्लियर बात। अब समस्या ये आती है, क्वेश्चन या एक दर्दनाक स्थिति बैंड से आप क्या समझते हैं। तो ये जो मैंने बोला है आपको ये बताना है। क्लियर। क्वेश्चन आता है, मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में भी बोल दिया कि एक दर्दनाक अवस्था बैंड से आप क्या समझते हैं। तो इसका जवाब आपको क्या लिखना है ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद क्वेश्चन ये भी आता है कि बैंड डिजीज की रोकथाम के उपाय बताइए, या इस दर्दनाक भयानक स्थिति से कैसे बचा जा सकता है। तो इसके लिए आप क्या सुझाव देंगे। तो इसके लिए भी आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बैंड की रोकथाम के लिए समुद्री गोताखोरों को यह सुझाव दिए जाते हैं कि वो अपने गैस सिलेंडर, जो सिलेंडर लगा के जाते हैं वो लोग, उसके अंदर हीलियम से डाइल्यूट की गई वायु का ही उपयोग करें। किससे? हीलियम से। तो समुद्री गोताखोरों को बैंड डिजीज से बचने के लिए ये सजेशन दिया जाता है कि वो अपने श्वास के लिए उपयोग में लाए गए टैंक में, सिलेंडर में हीलियम से डाइल्यूट की गई वायु का उपयोग करें। कभी कभी तो ये भी पूछ लिया जाता है कि समुद्री गोताखोर के सिलेंडर में यूज वायु का संगठन बताइए। तो उसमें लगभग 56% तो होती है नाइट्रोजन गैस, प्लस 11% होती है 11.2 के आसपास होती है हीलियम, और शेष आपके जो बची रिमेनिंग वो होती है O2। तो ये इस तरह का संगठन उसमें यूज किया जाता है समुद्री गोताखोर जब समुद्र की गहराइयों के अंदर जाते हैं। क्लियर। अब एक समस्या और है जो हेनरी नियम से ही हम उसको का भी सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। वो है जब जैसे अभी हम नीचे गए तो हमने क्या फेस किया, प्रेशर बढ़ गया, और प्रेशर बढ़ने से हमने क्या फेस किया कि जो अनावश्यक गैसें जो ब्लड में नहीं घुलनी चाहिए थी वो भी घुल गई, और उससे हमको समस्या हो गई, जिसे हमने नाम दिया बैंड। ठीक ऐसे ही इसका अपोजिट देखें तो जब हम ऊंचाइयों पर जाएंगे, पर्वतारोहण करने वाले व्यक्ति जो पर्वतों की चोटियों पर जाते हैं, माउंट एवरेस्ट की पर पहुंचते हैं, चढ़ाई करते हैं, वो भी अपने सिलेंडर लेके जाते हैं। तो वहाँ क्या समस्या फेस की जाती है, वहाँ ये समस्या फेस की जाती है कि वो जब ऊंचाई पर जाएंगे तो प्रेशर में कमी आएगी, और प्रेशर में अगर कमी आएगी तो फिर जो ऑक्सीजन ब्लड में घुलती है वो भी नहीं घुलेगी। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो पर्वत आरोहण करते हैं, उन पर्वत ऊंचाइयों पर जाने के साथ साथ दाब में कमी आती है, और दाब में कमी आने के साथ वही हेनरी नियम लग जाता है कि अगर दाब कम होगा तो गैस की घुलनशीलता में भी कमी आएगी, और गैस की घुलनशीलता यानी आवश्यक ऑक्सीजन गैस भी कम घुलेगी। ऐसे व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई आती है, और उनका दम घुटने लगता है, वो अति तनाव में रहते हैं, उनकी स्पष्ट सोच नहीं रह पाती है, और इस भयानक स्थिति को एनोक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोक्सिया। तो आपको पूछा जाएगा एक दर्दनाक स्थिति एनोक्सिया क्या है। तो एनोक्सिया क्या होता है, समझ गए। तो एनोक्सिया होता है पर्वतारोहण करने वाले व्यक्तियों में ये समस्या देखी जाती है
कि जब वो पहाड़ों की ऊंचाइयों पर जाते हैं तो उनके रक्त में कम दाब के कारण ऑक्सीजन गैस की घुलनशीलता कम हो जाती है और उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। उनकी स्पष्ट सोच नहीं रह पाती है, वो अति तनाव की स्थिति में आ जाते हैं और ये तनावपूर्ण स्थिति ही एक रोग को जन्म देती है जिसे इनॉक्सिया नाम दिया जाता है। तो ये कंप्लीट मैंने आपको हेनरी नियम डिस्कस किया है आज। आपके आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। अब ये चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया है और अब नेक्स्ट हम इसका बहुत अच्छा पार्ट पढ़ेंगे, वो है राउट का नियम और द्रव का द्रव में विलयन। उससे पहले अब मैं नेक्स्ट आपको लगभग एक एक्सरसाइज देने वाला हूँ जो आपके सबके पीडीएफ की फॉर्म में पहुँच जाएगी व्हाट्सएप पे ही। आप उसके क्वेश्चंस रेगुलरली सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।